नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। योगी सरकार ने आज की बैठक में फैसला किया है कि दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाया जाएगा। इसके लिए सीएम योगी ने दूसरे राज्यों के लिए नामित नोडल अधिकारियों को क्वारंटीन पूरा कर चुके यूपी के मजदूरों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़े। अजीत, और डिटेल में क्या है इस पर खबर? देखिए, बिल्कुल प्रीति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने नोडल अफसरों और टीम 11 के साथ बैठक की है। उस बैठक में साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि दूसरे राज्यों में जो मजदूर उत्तर प्रदेश के फंसे, ये संख्या लगभग 10 लाख के आसपास प्रीति, उनको वापस। साथ ही सीएम ने जो मजदूर दूसरे राज्यों में हैं और 14 दिन का क्वारंटाइन का समय पूरा कर चुके हैं, उनका चिकित्सीय परीक्षण हो चुका है, उनको वापस लाने के लिए अफसरों की टीम कार्य योजना बनाएगी और 3 दिन के अंदर बाकायदा मुख्यमंत्री को इसकी ब्रीफिंग दी जाएगी, प्रेजेंटेशन किया जाएगा और उन राज्यों के नोडल अधिकारियों और सरकारों से बात की जाएगी और उत्तर प्रदेश के जितने भी मजदूर और श्रमिक वहां फंसे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार अपने बसों से वापस लाएगी। तो एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। इसके पहले 5 लाख के आसपास मजदूर जो उत्तर प्रदेश में आए थे, उन्हें रोजगार देने की बात थी। अब 10 लाख के आसपास इन मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया, बाकायदा टीम गठित की और अफसरों को कहा है कि 3 दिन के अंदर कार्य योजना बनाकर उनके सामने प्रस्तुत करें। उसके बाद जिन राज्य में चले महाराष्ट्र। अजीत, ये बहुत बड़ी खबर है उन मजदूरों के लिए जो लगातार अपने घर उत्तर प्रदेश आने के लिए तड़प रहे हैं। जी हाँ, तड़प रहे हैं। और ऐसे में क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है कि इतने समय के भीतर किया जाएगा पूरा प्रयास कि मजदूरों को उत्तर प्रदेश वापस लाया जा सके? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने शुरू भी कर दिया। जो टीम हमारी हैं, आप चाहे नितिन गोकर्ण की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की बात करें, सभी को जिम्मेदारी दे दी गई कि जो जिस राज्य का नोडल अफसर है, वहां के अपने नोडल अफसरों से, वहां की सरकार के अफसरों से बात करके जितने मजदूर हैं उनको चिन्हित किया जाए कि उनकी कितनी संख्या, उस तरह से उन्हें उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा। इन सब की तैयारी का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया है। तो लगभग 10 लाख के आसपास ऐसे मजदूर हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार अब वापस अपने उत्तर प्रदेश में लाएगी, उनका चिकित्सीय परीक्षण भी कराएगी, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान देगी और रोजगार के लिए ओडीओपी के तहत लोन मेले भी लगाएगी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है 10 लाख मजदूर ऐसे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश वापस लाना है। समय सीमा के आधार पर ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए। क्वारंटीन पीरियड की सुविधा के बाद इन मजदूरों को आगे थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उत्तर प्रदेश में घुसाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रैक करते रहिए इस खबर को, अपडेट के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। इस बीच एक और अहम खबर, कांग्रेस ने मोदी सरकार से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन पाने वालों का बढ़ा हुआ भत्ता देने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार संसद भवन की नई इमारत समेत कई और इमारतों को बनाने का काम रोके। कांग्रेस ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रोकने की भी मांग की है। कोरोना की वजह से सरकार ने महंगाई भत्ते बढ़ाने पर रोक लगाई है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर, जो विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाती हुई कांग्रेस पार्टी, जिसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, ये तमाम जो बातें हैं वो विपक्ष जिस नजरिए से कह रही है, क्या सरकार भी उस नजरिए से समझेगी? देखिए, सरकार से मांग कर सकता है विपक्ष। अब सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार करेगी, वो जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ही उनका रुख स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल कांग्रेस ने 3 बड़ी बात कही है। पहली तो ये कि जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है 1,10,000 करोड़ रुपए का, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। साथ ही साथ सेंट्रल विस्टा, जो जैसा कि आपने बताया कि जो नई पार्लियामेंट बननी है, वो प्रोजेक्ट, जो सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट है, वो 20,000 करोड़ का है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को रोक करके और ये पैसा जो है, जो बढ़ा हुआ डीए था जिस पर रोक लगा दी केंद्र सरकार ने, उसको दिया जाए। साथ ही साथ और भी एक मांग की है कि जो केंद्र सरकार का बजट है, जो खर्चे हैं, उसमें जो गैर जरूरी खर्चे हैं, यानी कि वेतन वगैरह देने से के अलावा जो खर्चे हैं, उसमें 30% की कटौती की जाए। और ये रकम जो 2.5 लाख करोड़ के आसपास होती है, जो सोनिया गांधी ने भी अपने पत्र में लिखा था, उसको जो आने वाले दिन है उसमें गरीबों, मजदूरों और जो कोविड की लड़ाई है उसमें खर्च किया जाए। तो कांग्रेस ने 3 ये बड़ी मांगे की हैं आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये देखना होगा कि बीजेपी को ये सुझाव कितने सुहाते हैं। फिलहाल धन्यवाद अरुण जानकारी के लिए। खबर दिल्ली से है, जहां पुलिस का एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हुआ है। इस वीडियो में कुछ पुलिस वाले एलजी के आदेश का हवाला देकर अजान देने के लिए मना कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एलजी अनिल बैजल और द्वारका रोहिणी इलाके के डीसीपी को पत्र लिखा है और कहा है कि अगर एलजी की तरफ से अजान पर रोक है तो आदेश की कॉपी दी जाए। इसके बाद पुलिस की तरफ से भी सफाई दी गई है। उसमें कहा गया है कि समझाने के लिए गलती
गलती से एलजी का नाम ले लिया और अजान पर रोक नहीं है, जबकि मस्जिद में जमा होने से रोका जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट कर कहा है कि अजान पर पाबंदी नहीं है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये दिल्ली से इस वक्त अहम खबर, अजान पर वायरल वीडियो पर विवाद थम गया है। सबसे पहली बात, अजान बिल्कुल बंद है, अजान नहीं होगी बिल्कुल भी। एलजी साहब का ऑर्डर है। नहीं, अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिजी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया एलजी साहब ने। अजान नहीं होगी तो पता चलेगा। नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में यो ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। साहब के और एलजी साहब के बिल्कुल। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब का ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। थाने में जाकर दे देंगे, ठीक है? आप एलजी का ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर दे दिया। देखना होगा इस पूरे वायरल वीडियो में ये पुलिस अफसर कौन है और ये महिला कौन है, कहाँ की घटना है, क्योंकि इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विवाद पर सरकार का पक्ष रखते हुए ट्वीट किया है और ये बताया है कि अजान के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लॉकडाउन में मस्जिदों में नमाज के लिए इकट्ठा होने या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर पूजा आदि के लिए लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से पाबंदी है। लेकिन इस बात को पूरी तरह से डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया है कि अजान के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लॉकडाउन में मस्जिदों में और साथ ही मंदिरों में धार्मिक स्थलों पर पूजा करने के लिए जरूर पाबंदी लगाई गई है। इधर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में देश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट में लगातार जो जानकारी आ रही है वो चिंताएं बढ़ा रही है। जहांगीरपुरी इलाके में अब तक 80 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। गुरुवार को जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में कोरोना के 46 नए मरीज मिलने पर हड़कंप मचा हुआ है। इसके पहले जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक की एक गली में पहले 31 मरीज मिले थे, जिसके बाद आसपास के हर व्यक्ति की जांच की गई और इसके बाद गुरुवार को 46 नए मरीज सामने आए। इससे पहले जहांगीरपुरी में रहने वाले 6 पुलिसकर्मी और 1 पुलिसकर्मी की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक को पूरी तरह सील किया गया है। और इस बीच कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके जहांगीरपुरी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में 46 कोरोना मरीज मिलने के बाद पूरा इलाका सील किया गया है, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ निकली। पुलिस और प्रशासन की सारी तैयारियों के बाद भी जहांगीरपुरी के लोगों पर कोई असर इसका नहीं दिखा और वो कोरोना के खतरे के बीच सड़कों पर घूमते नजर आए। इस दौरान ना तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह की और ना ही किसी ने मास्क पहना हुआ था। तो जहांगीरपुरी का वो इलाका देख रहे हैं आप तस्वीरों में, जहां पर भीड़ भाड़ नजर आ रही है। कोरोना के खतरे के बीच इस तरह भीड़ का एकत्रित होना, इसका साफ मतलब है कि यहां पर लगातार हालात मुश्किल भरे हो सकते हैं। जहांगीरपुरी में जो ताज़ा नए मामले आए उनमें 46 मरीज कोरोना वायरस के आए हैं, जो लगातार ये बता रहे हैं कि ये इलाका दिल्ली का जहांगीरपुरी का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, जहां पर 80 के करीब मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। जहांगीरपुरी में कोरोना हॉटस्पॉट होने और लोगों की भीड़ बढ़ने पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में कोरोना ने अपने पैर ज्यादा पसारे। लोकल स्प्रेड ऐसे ही होता है। लोकल स्प्रेड जिसको कहा जाता है ना कि जब आएंगे तो इकट्ठे एक ही परिवार में या एक साथ रहने वाले लोग जिनका आपस में कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोकल स्प्रेड। सर, तो जो मामले आए हैं एक तरह से माना जाए कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ है दिल्ली या लोकल स्प्रेड जो हमने बताया ना, लोकल स्प्रेड का ये सिम्टम है कि इकट्ठे एक जगह से काफ़ी सारे केस जो कि आपस में क्लोजली निट है। एक परिवार के लोग हैं तो सबको हो सकता है, एक मतलब कुनबा बड़ा है तो सबको हो सकता है, साथ साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उनको हो सकता है। सर, एक चीज़ ये भी देखने को मिला कि जहांगीरपुरी जैसे जो इलाके हैं और जो छोटी गलियां हैं वहाँ लोगों का अभी भी निकलना जारी है। सिक्योरिटी कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कोई चूक हो रही है लोगों नहीं, इसके लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा भी रहे हैं कि आप घर से बिल्कुल मत निकलिएगा। दोनों देखो, पुलिस का एंगल तो है ही, पुलिस भी कोशिश कर रही है, पर लोगों को भी बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि देखिएगा ये बीमारी फैल सकती है। अगर आप लोग केयर नहीं करेंगे तो आपको भी, आपके परिवार को भी और काफ़ी लोगों को हो सकती है। इधर तमिलनाडु के तिरुपुर में पुलिस ने लॉकडाउन के बीच सड़क पर घूमने वालों को अनोखे तरीके से सबक सिखाया है। बिना जरूरत सड़कों पर बाइक से घूम रहे लड़कों को पुलिस ने रोका और सही वजह न बताने पर उनको सबक सिखाया।
बिना मास्क लगाए घूम रहे लड़कों को पुलिस ने एक एम्बुलेंस में जबरन बिठाने की कोशिश की और बताया कि एम्बुलेंस में कोरोना मरीज हैं, जिसके बाद लड़कों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। हालांकि पुलिस ने ये ड्रामा सिर्फ लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश के लिए किया, जिससे कि वो कोरोना के डर से अपने घर में ही रहे। राजस्थान में 4 और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झालावाड़ के SRG हॉस्पिटल में एक डॉक्टर समेत 4 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना हुआ है। अब झालावाड़ में कोरोना मरीज बढ़कर 24 हो गए हैं। ये इस वक्त की अहम खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में लगातार केसेस बढ़ने के बीच 4 और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। झालावाड़ के SRG हॉस्पिटल में एक डॉक्टर समेत 4 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना हुआ है। अब झालावाड़ में कोरोना मरीज बढ़कर 24 हो गए हैं। IIT दिल्ली ने कोरोना की टेस्टिंग किट तैयार की है। करीब 800 रुपए की लागत से तैयार ये किट महज 4 घंटे में नतीजे देती है। इस टेस्टिंग किट से एक साथ 30 सैंपल की जांच हो सकती है। IIT के 10 लोगों की टीम ने 15 दिन में किट तैयार की है। IIT ये किट बाजार में लाने के लिए कई कंपनियों से बात कर रही है, जबकि ICMR ने भी IIT की इस टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। कोविड-19 के जांच के लिए IIT दिल्ली ने एक किट तैयार किया है और यही किट है। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि IIT दिल्ली कोविड-19 टेस्ट किट ये तैयार है। हमारे साथ में प्रोफेसर विश्वजीत कुंडू हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये किट किस तरीके से लोगों के लिए सहायता देगी, किस तरीके से लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे? पहले तो ये किट, इसमें 3 मुद्दे हैं। एक तो ये बहुत स्पेसिफिक है, यानी हमने जो किट बनाई है वो कोरोना वायरस को ही डिटेक्ट करेगा और कोविड-19 को ही डिटेक्ट करेगा और दूसरे कोरोना से इन्फेक्शन को डिटेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि इसमें जो प्राइस है वो हमने काफ़ी रिडक्शन करने की कोशिश की है। तो जो मार्केट में अवेलेबल किट्स हैं उसके हिसाब से ये करीबन 750 से 800 में एक टेस्ट एक बंदे को लगना चाहिए, ये हमारा अनुमान है। और तीसरी बात यह है कि इसमें जो टाइम जो लगता है वो 4 घंटे के आसपास लगेगा और एक बार में हम करीब 45 टेस्ट कर ले सकेंगे। एक ही बार में 45 सैंपल की टेस्ट हम कर ले सकते हैं। सो ये चीज़ें हमारे किट को जो है बेहतर बनाती है। IIT की वो टीम है, एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जिसने ये किट तैयार की है और कितना वक्त लगा इस किट को तैयार करने में। क्या नाम आपका? सोनम। कितना वक्त लगा इसको तैयार करने? इसमें एक्चुअली काफ़ी टाइम लगा। स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब मेहनत किया है इस पर। हमें 15 से 20 दिन एकदम जुड़कर सारी टीम ने काम किया तो हम इस नतीजे तक पहुंच पाए। ठीक है, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत, ये शुरुआत कैसे हुई? और क्योंकि 30 जनवरी को इंडिया में पहला केस आया केरल से, क्या उसके बाद से ही आप लोगों ने शुरू कर दिया था? जी, हम इस प्रोजेक्ट पे और भी कई पहलुओं पे काम कर रहे थे, तो हम लगभग 27 जनवरी से हमने इसको खंगालना चालू किया इस काम को। और सारी चीज़ें आने के बाद अगर मैं बात करूं तो हमें 15 दिन लगा इसको ऑप्टिमाइज़ करने में और फिर आके हमने ICMR में भेजा, जहां फिर वैलिडेशन हो गया। मतलब वहाँ से अप्रूवल मिल गया? हाँ, वहाँ ICMR से अप्रूवल मिल गया इस बात का। और इधर मुंबई में कोरोना की बढ़ती मार के बीच पुलिस की एक टीम ने सुरक्षा के लिए PPE किट पहनकर मार्च किया। ये पुलिस वाले कफ परेड इलाके में लोगों को घरों में रहने की हिदायत देने के लिए निकले थे। सिर से पैर तक खुद को पूरी तरह से ढके हुए ये पुलिस वाले कफ परेड के हर उस इलाके में गए जहां कोरोना फैलने की आशंका थी। मुंबई के कफ परेड इलाके में अब तक कोरोना के 28 मरीज सामने आ चुके हैं और पूरा इलाका रेड जोन घोषित किया जा चुका है। और पुलिस प्रशासन ने यहां लाउड स्पीकर से ऐलान करके लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी। कोरोना का प्रादुर्भाव बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पे कई केसेस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये रेड जोन डिक्लेयर किया गया है।
मुंबई में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में धारावी में एक और मरीज की मौत की खबर है। वहां पर कोरोना से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। धारावी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 213 पर पहुंच गई है। तो धारावी से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि कोरोना का ये हॉटस्पॉट इलाका जहां पर मरीज की मौत हुई है। एक खबर और भी आई है ये कि वहां पर कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ये जो आज ताज़ा मौत हुई है वो भी शामिल है। धारावी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब बढ़कर 213 तक जा गई है। धारावी में कोरोना के एक और मरीज की मौत की खबर। मुंबई के मुलुंड से खबर, जहां सब्जी मंडी में जबरदस्त भीड़ की खबर है। न्यूज़ 18 इंडिया में दिखाए जाने के बाद बीएमसी की नींद खुली है। 21 अप्रैल को न्यूज़ 18 इंडिया ने खबर दिखाई थी कि कैसे मुलुंड की सब्जी मंडी में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। ये सब्जी मंडी में एक हफ्ते पहले ही यहां बनाई गई थी। आधी रात के बाद शुरू होने वाली सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ की तस्वीरें सामने आई थी। इस खबर के दिखाए जाने के बाद अब बीएमसी सिर्फ पास धारक होलसेल व्यापारियों को ही अंदर जाने की अनुमति दे रही है। इसके अलावा मंडी में बीएमसी का एक अधिकारी भी हरदम तैनात रहेगा। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आई, अब आप समझिए कि जिनको जो करना होगा वो तो कर चुके होंगे। अगर कोई भी कोरोना वायरस का मरीज यहाँ पर होगा तो उसे अगर ये इन्फेक्शन देना होगा तो वो तो दे गया होगा। हालांकि कार्रवाई की गई है। ये 21 अप्रैल की दिखा रहे हैं मुलुंड की तस्वीरें सब्जी मार्केट की, जहाँ पर इस कदर बेतहाशा भीड़ थी। लेकिन अब ये नियम किया गया है कि जो पास धारक हैं वही सब्जी वाले यहाँ पर आएंगे और सब्जी बेच सकेंगे। लेकिन ये भीड़ अब ऐसी नहीं होगी, इस बात को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज सेप्सिस यानी ब्लड इन्फेक्शन की बीमारी में इस्तेमाल दवा से करने की कोशिश की जा रही है। CSIR के डीजी शेखर मांडे के मुताबिक इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना से लड़ा जा सकता है और सेप्सिस के इलाज की दवा से भी मरीजों में इम्यूनिटी बढ़ती है। वो कम से कम 50% से वो घटते हैं, यानी नंबर ऑफ डेथ जो है वो कम हो जाती है 50% से। और इसलिए हम लोग मानते हैं कि ये अच्छा तरीका होगा कोरोना से भी डील करने का। ये जो MW जो है माइकोबैक्टीरियम MW, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा बढ़ावा देता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इस वजह से बॉडी की क्षमता जो है किसी भी बाहर के इन्फेक्शन से वो थोड़ी बढ़ जाती है और बॉडी फिर इसको फाइट कर पाएगी अपने आप से। तो इसका प्रिंसिपल यही है कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने से बॉडी अपने आप में ये हो जाएगी, कॉम्पिटेंट हो जाएगी इसके साथ लड़ने के लिए। सर, चूँकि हम ये देखने में आ रहा है कि जिस तरीके के पेशेंट हैं या तो डायरेक्ट एक्सपोजर हैं जिनको या उनके साथ रहते हैं या खुद जो है जो पेशेंट हैं, किनके ऊपर ये ट्रायल किया जाएगा, दवाइयाँ ट्रायल की जाएंगी, किस अगर हम लोग लेवल की बात करें किस लेवल पे ट्रायल होगा? तो जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोगों को सिर्फ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का परमिशन मिला है क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। हमारे साथ 3 अस्पताल जुड़े हुए हैं, एम्स भोपाल, एम्स न्यू दिल्ली और PGI चंडीगढ़। और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा आपके मार्फत कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की कि उन्होंने काफ़ी तेज़ी से हमारा प्रपोजल देखा और इसको क्लिनिकल ट्रायल करने की हमें अनुमति दी है। इसके 3 अलग अलग ट्रायल्स है। पहला ट्रायल जो है जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो होते हैं, जो काफ़ी एडवांस स्टेज में है, ICU में है, तो उनके ऊपर कुछ ट्रायल किया जाएगा। दूसरा ट्रायल जो है वो ऐसे पेशेंट्स जो है वो जो अस्पताल में जस्ट आए हुए हैं लेकिन उनको अभी तक ICU ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और तीसरा ट्रायल जो है वो ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए है कि जिनका कोरोना से एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी लोग कोरोना के पेशेंट के साथ होकर उनका काम करने का उन्हें ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, लेकिन उन्हें कोरोना हुआ नहीं है अभी तक। तो 3 अलग अलग ट्रायल्स हम लोगों ने ड्रग कंट्रोल ने दिए हुए हैं उसकी परमिशन करने की। तो ये ट्रायल्स हम आने वाले कुछ दिनों में करेंगे और उसी से पता चलेगा कि हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है या नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना की जांच के लिए खराब रैपिड टेस्टिंग किट वापस भेजी जाएंगी। हर्षवर्धन ने कहा कि खराब रिजल्ट की शिकायत के बाद केंद्र ने ऐसी किट लौटाने का फैसला किया है। हर्षवर्धन ने कहा कि खराब किट के एवज में कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग किस्म के हम लोगों को फीडबैक मिले। किसी स्थान ने हमारे को ये फीडबैक दिया कि इसके अंदर हमें 5% की सफलता मिल रही है, तो दूसरे स्थान पे 71% की भी बात आई, कहीं पर 30% की बात आई। यानी एक प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट या उसकी जो किट है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है इसके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़े हुए।
और जैसे ही ये प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, हमने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेकर उसको तुरंत देश को रोकने के लिए कहा। और ICMR ने अपनी जो 8-10 लैब्स हैं वहाँ वो एक्सक्लूसिवली पिछले 2-3 दिन से इसके बारे में जो है कंट्रोल्ड जो है टेस्ट कर रहे हैं। आज या कल में वो इसके जो उनके नतीजे हैं उनको जो है संकलित करने के बाद हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में सारे देश को सूचित करेंगे। क्योंकि अगर तो कोई चीज़ किट की खराबी के कारण है तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं और उसके बदले अगर ये किट्स की उपयोगिता है तो उसके बदले दूसरी किट्स ली जाएंगी। अगर सारे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम अपने देश की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि शायद सारे दुनिया के सब देशों के मुकाबले हमारे केसेस का नंबर भी और हमारे केसेस का पर मिलियन जो नंबर है या परसेंटेज है वो दुनिया में सबसे कम है। हम मॉर्टेलिटी की बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमारी मॉर्टेलिटी दुनिया में 3% के आसपास सबसे कम है। हम अपने रिकवरी रेट की बात करते हैं तो हमारा रिकवरी रेट भी जो है वो बहुत अच्छा है, दुनिया के मुकाबले हम बहुत बेहतर हैं। अगर मार्च के महीने में लगभग 1 महीना 35 दिन पहले अगर हमारा डबलिंग रेट 3 के आसपास 3 दिन था तो आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारा डबलिंग रेट वो आज 9 के आसपास है। जैसा मैंने कहा कि आज हमारा डबलिंग रेट भी वो 9 के आसपास है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे देश में कहाँ पर बीमारी है, कहाँ पर हमारा दुश्मन है, किस इलाके में वो कितना एक्टिव है, उसकी हमारे पास संपूर्ण जानकारी है सारे देश के पास। और हमको अब तक ये भी पता लग गया है कि उस दुश्मन से निपटने के लिए उस क्षेत्र में हमको क्या क्या करना है। सारे देश को हमने उन ज़िलों में बांटा है जहां कोई केस नहीं हुआ है, हमने उन हॉटस्पॉट्स में बांटा है जहां 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं, और हमने उन नॉन हॉटस्पॉट्स में भी बांटा है डिस्ट्रिक्ट्स में जहां की 1 आध 2-3 केसेस हैं। तमिलनाडु में मदुरई में ई पास हासिल करने के लिए लोगों की भीड़ जब जिला अधिकारी के दफ्तर पर पहुंची तो डरावना मंजर सामने आया। यहां अपने वाहनों के लिए लोग ई पास हासिल करने वालों की भीड़ में उमड़ पड़े। जिला प्रशासन ने घोषणा की थी कि केवल पास वाले वाहनों को ही सड़कों पर चलने की इजाज़त दी जाएगी। प्रशासन ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा था, लेकिन इन तस्वीरों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी जा सकती हैं। जिला अधिकारी के दफ्तर में करीब 300 से ज़्यादा लोगों की भीड़ पास लेने के लिए इकट्ठा हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो देखिए, मदुरई में ई पास लेने के लिए भारी भीड़ जमा हुई, क्योंकि ये कहा गया कि अगर किसी के पास ये पास नहीं होगा तो उसे इधर से उधर वाहनों के जरिए नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे में किस तरह से डीएम दफ्तर के बाहर 300 के करीब लोग एकत्रित हो गए। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिख रहा था। हाँ, कुछ एक लोगों ने ज़रूर मास्क पहने थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के चिड़ियाघर में एक बाघिन की मौत हुई है। बाघिन के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों भी इस तरह की खबर आई थी कि बाघों में हो सकता है कोरोना पॉजिटिव केस। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका, क्या जानकारी बाघिन की मौत से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, ये दिल्ली जू में अपने तरह का पहला मामला सामने आ रहा है, जहां पर अभी शक की बिना पर ही कहेंगे कि जो सैंपल्स हैं वो बाघिन के भेजे जा रहे हैं कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए। इस बाघिन की मौत हुई है, तो जिस तरीके के सिम्टम्स दिखे हैं उस हिसाब से तमाम सैंपल्स को अभी कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। जब रिपोर्ट आएगी तो ये कह पाना ज्यादा क्लियर होगा कि क्या कोरोना की वजह से ये मौत हुई है। अगर स्थिति ऐसी बनती तो जाहिर तौर पर दिल्ली जू के लिए भी कोरोना से रिलेटेड जो स्थितियां हैं वो खराब हो सकती हैं। जी, तो ये टेस्ट रिपोर्ट कितने समय में आ जाएगी?
तकरीबन कोरोना वायरस के जो टेस्ट होते हैं उनकी रिपोर्ट 102 दिन में, मतलब 1 से 2 दिन में आती है। 24 घंटे से 48 घंटे का समय लगता है। तो तभी कुछ कह पाना ज्यादा मुमकिन होगा कि वाकई कोरोना वायरस के चलते इसके अलावा कोई और फैक्टर रहे हैं। जी प्रियंका, आप लगातार खबर को ट्रैक करते रहे। पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान में कोरोना के हालात से जूझने की नाकाम कोशिश पर प्रधानमंत्री इमरान खान का मजाक उड़ाया है। इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों से दान करने की अपील की है। इसी को लेकर चर्चा के दौरान जावेद मियांदाद ने इमरान खान पर जिंदगी भर मांगते रहने का आरोप लगाया। साथ ही पाकिस्तानियों के अपने देश का फायदा उठाने पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ खाने वाले खाकर निकल गए। इमरान भाई से मैं यही कहूँगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे। और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले थे वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ इन गुड हैंड। तो ये भी आजमाइश है और इंशाल्लाह निकल जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इमरान भाई को ये कहूँगा कि इमरान साहब पीएम साहब को मेरे से कोई एक दफ़ा मीटिंग कर लें। यहाँ तक कि मेरे पास वो आइडिया है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। आई हैव, आपको पता है कि मैं कैलकुलेटर हूँ और मैं ये करके, अभी आपने जो बातें की देखें, ये सारी चीज़ें ये अवेयरनेस की बात है। आज हमारे मुल्क में जिस तरीके से मुल्क में, जैसे इमरान भाई ने बताया कि मच्छर कॉलोनी में, वाकई हकीकत, आप हकीकत को तो समझें। इस मुल्क की हकीकत ये है कि ये वायरस नहीं रुक सकता। ये जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं निकलना, हर चीज़, लोग माशी हालत में मर गए। जब जिनके पास खाने को नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे। तो हर चीज़ मजबूर है और मजबूरी के तहत ये आदमी को अपना समझना होगा। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ लुक आफ्टर करता है और चलाने वाले अवाम होती है।